हेलो बच्चों, क्या आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखकर कंफ्यूजन होता है? क्या फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में गलत हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। ये मेथड बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स दिलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस 7x+3। इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 2x² प्लस 7x+3, यही क्वेश्चन है ना। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx+c, ax² प्लस bx+c। यहाँ पे आपको समझना है, मैं आपसे पूछूं कि a का वैल्यू बताओ, तो आपको बोलना होगा कि a का जो वैल्यू है क्या है, 2 है। a का वैल्यू क्या है, 2 है। मैं आपसे पूछूंगा कि b का वैल्यू क्या है, तो आप बता दोगे कि b का वैल्यू 7 है, राइट। मैं आपसे पूछता हूँ कि c का वैल्यू बता दो, तो आप बोलोगे कि c का वैल्यू क्या है, 3 है। c का वैल्यू क्या है, 3 है। कैसे हम लोगों ने किया, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। b का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। उसी तरह c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू हो गया 3। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, उसमें आपको a b c का वैल्यू आपको बताना है। मैंने लिखा 2x² माइनस 5x माइनस 3, 2x² माइनस 5x माइनस 3। इसमें ए बी और सी का वैल्यू बता दो। तो आप बोलोगे कि ए का जो वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बी का जो वैल्यू होगा माइनस का 5 होगा, यहाँ पे प्लस का 5 नहीं लिखना है। बी का वैल्यू माइनस का 5 होगा, क्योंकि एक्स का जो कोफिशियंट है -5 है, हाँ या ना। और सी का जो वैल्यू क्या होगा, -3 होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ रहा है। तो ए बी सी का वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, ए बी सी का वैल्यू आप बहुत आसानी से आप पता कर लोगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 2x² प्लस 7x+3, यही क्वेश्चन था ना, 2x² प्लस 7x+3। इसको हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टराइजेशन करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे a का वैल्यू तो निकाल लिया था, a का वैल्यू आपका 2 था, राइट। c का वैल्यू क्या था, c का वैल्यू 3 था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब a मल्टीप्लाई c, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, हाँ या ना। मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि x² का कोफिशियंट और जो कांस्टेंट वाला जो टर्म है उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। x² का कोफिशियंट और साथ ही साथ जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया, 6 आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है, जिसको जिसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है, 7x है ना, तो दो संख्या ऐसे सोचना है जिसको जोड़ने पर तो 7 आए, मगर गुना करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, मगर गुना करने पे 6 आ जाए, राइट। तो आप बोलोगे कि अच्छा, दो संख्या हमको ऐसा सोचना है जिसको जोड़ने पे 7 आ जाए, गुना करने पे 6 आ जाए। तो सिंपल है, 6 और 1, है ना। 6 को जब 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, राइट। और 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हाँ या ना। चलो, बस यही सोचना था। उसके बाद बहुत आसान है, देखो कैसे। सबसे पहले क्या करना है, 2x² का 2x² लिख दो बहुत आराम से, हाँ या ना। उसके बाद मैंने दो संख्या सोचा था ना, यहाँ पे 6x था और यहाँ पे क्या था, 1 था। तो इसको +6x लिख दिया और +x लिख दिया, और प्लस लास्ट में जो यहाँ पे 3 था, ये वाला जो 3 था, इसको सेम टू सेम उतार दोगे। कोई डाउट है क्या, कोई समस्या है क्या? 2x² प्लस 7x प्लस x+3। अब एक चीज आपको देखना है कि जो आपने इसको बीच वाला जो टर्म है, इसको आपने क्या किया, ब्रेक किया है ना, तो पूरी तरह से बीच वाला टर्म सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब 7x यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी जो आपने जोड़ कर लिखा है 7x, तो 7x ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है, -7x हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, इसमें और इसमें से कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन होगा, तो आप बोलोगे कि 2x कॉमन हो जाएगा, हाँ है ना। जब 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, +3, हाँ या ना।
उसके बाद क्योंकि एक चीज़ आपको समझो कि यहाँ पे x प्लस 3 है, राइट। अब ए जो यहाँ पे ए टर्म बचा हो, ए वाला x प्लस 3 वाला है ना, इसमें से कॉमन लो तो आप बोलोगे कि सर इसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। एक बात याद रखोगे कि x प्लस 3 यहाँ पे जो मैंने लिखा है और x प्लस 3 ये जो ब्रैकेट में, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आपका मिडिल टर्म स्प्लिट किया वो सही है। यहाँ पे मान लो कि x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 3 है और यहाँ पे x माइनस 3 आ गया, तो आप गलत बना रहे हो। दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों जगह हम लोगों का सेम सेम मिल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, 2x प्लस 1 और x प्लस 3, यही हो गया इसका क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट। यही हो गया इसका क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट द्वारा फैक्टराइजेशन। कोई डाउट है आपको, कोई समस्या है यहाँ तक, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, चलो एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 का मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 का क्या करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना भाई, यही होता है ना, हाँ या ना बोलो, यही होता है ना। तो अब आपको यहाँ से a का वैल्यू पता करना है, तो a का वैल्यू आप क्या बताओगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a का वैल्यू होता है 1, पिछले क्लास में मैं ये सब बता चुका हूँ। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 प्लस का 5 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 24, हाँ है ना। a b c का वैल्यू मिल गया, और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि a और c को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 को माइनस 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 24। अब आपको क्या समझना है, ये माइनस वाला है ना, माइनस वाला को इग्नोर कर दो, माइनस जो साइन दिख रहा है ना इसको इग्नोर करना है आपको। फिर सिर्फ और सिर्फ यह समझना है कि ये क्या दिया हुआ है, 24 ही दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 24 आ जाए, मगर क्योंकि भाई साहब यहाँ पे माइनस का साइन था ना, ये माइनस का साइन है ना, तो घटाने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, मगर क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो घटाने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप सोचो ऐसा कौन संख्या है जो मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे 24 आ जाएगा और घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सिंपल 8 और 3, ठीक है, 8 और 3। अच्छा, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि मैं डायरेक्ट कैसे सोच सकता हूँ कि 8 और 3 होगा। हाँ, तो इसका भी एक तरीका है, मैं आसानी से आपको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी रुकना है, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि 8 और 3 क्या होंगे, दो संख्या होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आ रहा है भाई साहब, है ना। और 8 में से 3 को जब घटाएंगे तो 5 भी आ रहा है, मतलब हम लोगों का काम बन गया, चलो लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देना है, मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, जो पहला जो टर्म है उसको एग्जैक्ट लिख देना है, सेम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस का 8x माइनस का 3x, अब एक बात आपको यहाँ पे समझना है, कि प्लस का 8x माइनस का 3x लिखे ना। अब इसको देखो, यहाँ पे प्लस का 5x है, यहाँ पे प्लस का 5x है ना। ये जो आपने स्प्लिट किया है ना, ये ब्रेक किया है मिडिल टर्म को, वो एकदम से सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो कि आप ऐसे लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 8x प्लस का 3x,
ठीक है, ऐसे आप लिखते हैं, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो ये माइनस का 5x हो जाएगा ना। क्या माइनस का 5x आपको चाहिए? क्या आपको माइनस का 5x चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो प्लस का 5x है, हाँ या ना, यहाँ पे प्लस का 5x है ना भाई। तो माइनस का 5x कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका सही तरीके से लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x और लास्ट में जो बचा माइनस का 24, तो माइनस का 24 आपको लिख देना है, सिंपल, हाँ या ना। अब यहाँ से देखो कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 8 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये समस्या होता है कि यहाँ पे मुझे कॉमन निकालने में समस्या होता है सर, तो इसका भी एक उपाय मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो। ये जो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे जो सेम लिखे हैं ना, ये x प्लस 8 लिखे, x प्लस 8 ऑटोमेटिकली अपने आप लिख दो, क्योंकि ये तो सेम होना है, ये तो क्या होना है, सेम होना है ना, ये क्या होना है, सेम होना है। अब आपको क्या सोचना है, अब आपको क्या सोचना है कि x प्लस 8 तो मैंने लिख दिया, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 3x आ जाता और माइनस का 24 आ जाता। x प्लस 8 आपने लिख दिया ना, तो माइनस का 3 लिखोगे, तो माइनस का 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई किए, माइनस का 3 को x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 3x हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 24 हो गया। देखो ऊपर वाला आ गया ना, समझ पा रहे हैं, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर -3 कॉमन ले लो तो बचेगा -3। जब कॉमन ले लोगे तो -3 को जब -3 से डिवाइड करोगे तो x बचा, ठीक है। उसी तरह से -24 को जब -3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, आ गया, है ना। बस यही काम करना था, x प्लस 8 सेम हो गया, x प्लस 8 सेम हो गया। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस का 3 और x प्लस का 8, ये हो गया भाई साहब मिडिल टर्म स्प्लिट, इसका मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है, कोई समस्या? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। मैंने बोला था कि a को c से मल्टीप्लाई करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, क्योंकि 18 प्लस में है ना, 18 प्लस में है, तो आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है, दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 18 है, मगर जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, जोड़ने पे 11 आना चाहिए। अच्छा, आप बोल सकते हैं कि सर मैं वो दो संख्या सोच नहीं पा रहा हूँ, नहीं पा रही हूँ, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, ये जो 18 है ना, 18 को क्या कर दो भाई, आप प्राइम फैक्टर कर दो, 18 को क्या कर दो, आप प्राइम फैक्टर कर दो। एक मिनट, 18 को आप क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो, 18 को आप क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो। तो कर देते हैं 18 का प्राइम फैक्टर, यहाँ पे मैंने लिखा 18, है ना। 18 का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये सब चीज़ तो आता होगा ना आपको। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3, यही हुआ ना। मैंने आपको बोला था कि दो संख्या ऐसा सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और जोड़ने पे 11 आना चाहिए, यही ना, यही ना। तो देखो 3 3 9, एक संख्या मिल गया, और एक 2, देखो 2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 2 11 भी होता, बन गया अपना काम, बन गया अपना काम। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप संख्या देख सकते हो, बस याद रखना इसमें कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है। जैसे देखो कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है कि 3 2 6 और 3 6 3 18 भी होता है ना। 3 2 6, 3 2 6 हुआ ना भाई, और ये 3, तो 6 3 18 भी होता है ना। तो एक संख्या 6 भी हो सकता है, एक संख्या 3 भी हो सकता है। क्या ये काम करेगा? तो आप बोलोगे कि 6 3 18 तो हो रहा है, मगर जोड़ने पे 6 और 3 9 हो जा रहा है, ये काम नहीं करेगा। इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है कि कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो लिख दिए, एक हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। समझ में आ रहा है क्या?
अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? अब कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 6x² प्लस 9x में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3x बचेगा। मतलब कॉमन ले लिया, 3x क्या किया? कॉमन ले लिया। जब 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा इस पर? 2x। देखो ना, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, 6x² को 3x से डिवाइड कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा? 3 2 6 2 और x से x, तो क्या बचेगा? 2x ना बचा भाई, तो यहाँ पे लिख दिया 2x। हाँ या ना? उसी तरह से 9x को 3x से डिवाइड कर दो, नहीं समझ में आ रहा है तो x से x कटा दे 3, यहाँ बचेगा 3, देखो 3 आ गया, है ना, तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया। उसके बाद 2x प्लस 3 यहाँ पे है ना, हमको 2x प्लस 3 चाहिए तो ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 पहले लिख दो, है ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 2x प्लस 3 सेम रह जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से +1 कॉमन ले लो, +1 इसमें से कॉमन ले लेंगे तभी तो 2x प्लस 3 आएगा ना, 2x प्लस 3 आएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 भी हो गया अपना, हाँ या ना? कोई डाउट है क्या? अब देखो 3x प्लस 1 3x प्लस 1 लिख दिए और यहाँ पे 2x प्लस 1 यहाँ पे ये लिख दिए, हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई समस्या है यहाँ तक? मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन में कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, इस कारण से मैं ये वाला जो पोर्शन है इस पे इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इस बात को समझिए। कोई डाउट है आपको? कोई समस्या है तो मुझे बताइए, ठीक है? कोई समस्या है तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और करा दूं क्या? एक क्वेश्चन और करा दूं क्या? चलो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, एक सवाल हम लोग और करेंगे। क्या सवाल है? क्या सवाल है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए 9, छोड़ो उसको, 9x² माइनस 22x प्लस का 8, 9x² माइनस 22x प्लस का, थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया है, ठीक है। 9x² माइनस 22x प्लस का 8, जैसा मैंने आपको बोला था कि a को c से मल्टीप्लाई करना है, a और c तो निकालने के लिए आपने सीख गया है, तो a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 होता है, यहाँ पे 72 लिख दिया, हाँ या ना? ठीक है। अब आपको क्या करना है, दो संख्या ऐसे सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 72 आए, मगर क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है, दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए। दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए। दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट, कोई समस्या? तो सोचो दो संख्या, डायरेक्ट आप सोच पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं सोच पा रहे तब भी कोई समस्या नहीं है। देखो 72 को हम लोग क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, देखिए आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। 2 से करेंगे 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से करेंगे 18 दूना 36 होता है, फिर 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, हाँ या ना? चलो ये मिडिल टर्म सॉरी फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। अब आपको दो संख्या इसमें ढूंढना है, कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं? कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए ना, तो जोड़ने पे 22 आना चाहिए कैसे? देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, 18 2 जा क्या होता है? 36, 36 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? 36 इंटू 2, 36 इंटू 2। अब देखो 36 दूना 72 तो अपना मिल गया ना, मगर 36 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या 22 आ जाएगा? नहीं आएगा, यहाँ इतना कर ही नहीं सकते। अच्छा ये बात आपको समझ में आ गया? ये मैं गलती करके इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढना है, ये जान से मैं गलती करके बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं आपको करना, ठीक है। दूसरा ट्राई करो, दूसरा ट्राई करता हूँ मैं, दूसरा दिखाता हूँ। मान लो ये जो 2 है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो 2 है, 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 8, और यहाँ पे बचा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9, 9 8 72 तो होता है भाई सब, बट 9 8 17 होता है, दोनों को जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। क्या ये भी सेटिस्फाई किया? ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये नंबर भी नहीं हो सकता। तो नंबर होगा कौन सा? नंबर होगा कौन सा? मैं बता रहा हूँ नंबर कौन सा होगा, देखिए देखिए, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना, और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना, और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा,
4 हो जाएगा। अब देखो 18 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 चौक 72 तो हो गया, और 18 और 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 22 भी होता है। बन गया अपना काम। यही कॉम्बिनेशन तो आपको ढूंढना है ना। यदि आप डायरेक्ट सोच पाते हैं तो बहुत बढ़िया, हो तो आपका समय बचाएगा, मगर नहीं आप सोच पा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। 2 नंबर मिल गया हम लोगों के पास। एक नंबर क्या है 18 है, और एक नंबर क्या है 4। एक नंबर 18 है क्या है, और एक नंबर 4 है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है आपको, कोई समस्या है तो बता दो मुझे, कोई भी समस्या है तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, 9x² 9x² मैंने लिखा 9x², है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा मुझे देखो मैं गलती करके दिखाता हूँ क्या क्या गलती कर सकते हो आप। प्लस का 18x लिख सकते हो आप प्लस का 4x लिख सकते हो। अब बोलोगे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 22 ही तो आ रहा है, मगर ये 22 प्लस में 22x आ जाएगा भाई। क्या प्लस में 22x आपको चाहिए क्या? नहीं, प्लस में 22x तो नहीं चाहिए। यहाँ पे तो माइनस में 22x है, तो माइनस में 22x कैसे लाते, देखो 9x² माइनस का 18x माइनस का 4x। कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ये बात आपको समझ में आ गया है ना। प्लस का 8 था तो प्लस का 8 हम कितना आसानी से लिखते हैं। कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता दो, कोई समस्या है ना। अब यहाँ से कॉमन लो। अब यहाँ से क्या करना है आपको, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखिए कॉमन कैसे ले सकते हैं इसको देखते हैं। 9x कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं 9x कॉमन ले लेते हैं, तो 9x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस का 2, है ना। x बचेगा माइनस का 2। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, माइनस का 4 कॉमन ले लो। माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो माइनस का 4 कॉमन लेना मतलब -4x को 4 से -4 से डिवाइड करना, क्या बचेगा x, और प्लस का सॉरी माइनस का, इसको इरेज कर दे तो ये रहा माइनस का 2। कोई समस्या? अब मैच करके देखो, मैच करके देखो, माइनस का 2 और माइनस का x-2 मैच कर रहा है, मतलब अब हम लोगों ने सही बनाया। तो क्या लिखेंगे 9x माइनस का 4 और x-2। ये हो गया अपना मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन हो गया। उम्मीद करता हूं कि अब तो आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ चुका है। अच्छा, इसका प्रैक्टिस कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर करोगे। कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। प्रैक्टिस के लिए मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस करोगे। साथ ही साथ क्लास 9th का जो मैथ्स का बुक है उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए दिया हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ करोगे। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपको, ये आपको प्रैक्टिस करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अच्छा एक रूट वाला का आंसर करके बताना। x² प्लस 5 रूट 3x प्लस 12, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन का आंसर करके मुझे बताना, ये भी रूट वाला मैं दे रहा हूँ। रूट 2x² प्लस 9x प्लस 4 रूट 2, इसका भी आंसर करोगे। एक क्वेश्चन का और आंसर करोगे, आप करना है आपको एक क्वेश्चन का और आंसर करना है आपको। क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसमें बदलाव करता हूँ कि आप लोगों को मैं समझ सकूँ कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। 42 माइनस r स्क्वायर, इसका भी आप करोगे, है ना। 4 क्वेश्चन मैंने दिया, एक क्वेश्चन और दे दूँ क्या? चलो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, थोड़ा सा अलग में दूँ क्या? हाँ, इसको करना x4 माइनस 3x² और प्लस का 2। ये 5 क्वेश्चन मैंने दिया है, पाँचों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर पाँचों का आंसर करोगे कि क्या आपका आंसर आया है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिट के द्वारा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। कोई समस्या है? चलो अब हम लोग
थोड़ा सा सीख लेते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मैंने आपको जीरोज के बारे में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया है कि जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट के बारे में भी बताया है कि कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, जैसा कि एक बात आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, यही होता है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ है ना, कोई समस्या है? कोई समस्या है? मान लो कि इसका दो जीरोज क्या होंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अच्छा, एक चीज़ और समझना है आपको, एक चीज़ और समझना है कि जितना डिग्री होता है उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे मैं पूछूं कि लीनियर पोलिनोमियल है ना, तो लीनियर पोलिनोमियल का कितना जीरोज होंगे, एक जीरोज होंगे। जैसे 5x प्लस 3, इसका कितना जीरोज होंगे, सिर्फ एक होंगे, है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/5, सिर्फ एक वैल्यू निकलेगा x का, या फिर एक जीरोज निकलेगा। क्वाड्रेटिक का क्या कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का कितना हो जाएगा, दो जीरोज आप फाइंड कर सकते हो। उसी तरह क्यूबिक का कितना फाइंड कर सकते हो, 3 जीरोज आप फाइंड कर सकते हो, हाँ है ना। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, चलो यहाँ पे आता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है, हाँ है ना। ये बात आपको समझ में आ रहा है। मान लो कि पहला जीरोज को मैं अल्फा बोलता हूँ, क्या बोला, अल्फा बोला, और दूसरे जीरोज को मैंने बीटा बोल दिया, इसका मतलब सुनो, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि x का तो आपके पास दो वैल्यू आएंगे ना, x का आपके पास दो वैल्यू आएंगे, तो x के पहले वैल्यू को मान लो कि अल्फा बोल देते हैं, दूसरे वैल्यू को बीटा बोल देते हैं। क्या समस्या है, क्या समस्या है? तो सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, एक जीरोज तो आपने अल्फा बोला था ना, और एक जीरोज को बीटा बोला था, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। -b कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, -b मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, b की बात कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, -b और a की बात कर रहा हूँ यहाँ से, -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। समझ में आ रहा है क्या? तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज या फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है आपको क्या, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका दो जीरोज, एक अल्फा है एक बीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब प्रोडक्ट कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, c/a, क्या हो जाएगा, c/a, हाँ है ना। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या, c/a, कोई समस्या है तो बता दो मुझे, क्या हो जाएगा, c/a, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। एक जीरोज अल्फा है तो दूसरा जीरोज बीटा है, तो c/a हो जाएगा। जैसे मैं मान लो कि ऊपर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सीखा था ना, जैसे कौन सा क्वेश्चन लो, ठीक, मान लो ये लेता हूँ, 2x² 7x प्लस 3, यही था ना, 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या किए थे, थोड़ा समझना, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, यही किए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने किया था 2x को कॉमन ले लिए थे तो बचा था x प्लस 3, और यहाँ से +1 को कॉमन लिए थे तो x प्लस 3, यही हुआ था। पहले मैं ऐसे बता चुका हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैंने किया था 2x प्लस का 1 और x प्लस का 3, है ना। अब एक बात समझो कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है ना,
आपको जीरोज इसका फाइंड करना है। तो जीरोज जब भी फाइंड करना होगा ना तो इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना होगा, जीरो के इक्वल इक्वेट करना होगा। ये मैंने प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ। जीरोज के इक्वल क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा, तभी जीरोज निकाल पाओगे, है ना, तभी जीरोज निकाल पाओगे, है ना। तो यहाँ से कंपेयर करो, क्या हो जाएगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 2x + 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x + 3 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई समस्या है ना। चलो अब यहाँ पे थोड़ा देख लो, यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, राइट, ध्यान से समझना। तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। एक तो निकल गया, एक जीरो तो आपने फाइंड कर लिया, है ना। दूसरा जीरो उसी तरह से आप पता कर लोगे, x + 3 = 0, x + 3 = 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। दो जीरोज आपने फाइंड कर लिया है, दो जीरोज आपने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया। कोई समस्या है तो बता दो मुझे, कोई समस्या है तो बता दीजिए मुझे, राइट। चलो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसका क्या, सम ऑफ जीरोज निकाल के देखते हैं, है ना। सम ऑफ जीरोज निकाल के देखते हैं कितना आता है, सम ऑफ जीरोज निकाल के देखते हैं कितना। सम ऑफ जीरोज मतलब एक जीरोज के अल्फा माने थे, इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 और बीटा की वैल्यू क्या है, -3, हाँ है ना। कोई समस्या है, कोई समस्या है। अच्छा, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, -b/a। तो मैं पूछूं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन लिया था मैंने, इस इक्वेशन में b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे b का जो वैल्यू है ना 7 है ना। मैं पूछूं कि ये जो इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे a का वैल्यू क्या है, 2 है, हाँ है ना, a का वैल्यू क्या है, 2 है। तो -b/a ना, -b/a मतलब -7/2। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे भी कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, -7/2 आ जाएगा, -7/2 मतलब -7/2 आ गया। मतलब जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा है ना पूरी तरह से सत्य है, मतलब सेटिस्फाई कर दिया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के देख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। तो -1/2 एक जीरोज, दूसरा जीरोज -3, है ना। c/a, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, 3 है और a का वैल्यू क्या है, 2 है, 3/2। अब कैलकुलेशन करो इसका, ये भी 3/2 आ रहा है, 3/2 इज इक्वल टू 3/2। कोई डाउट है क्या, यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा है पूरी तरह से सही है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। मिडिल टर्म के द्वारा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझाया, साथ ही साथ सम ऑफ जीरोज के बारे में बताया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बताया। इसका अगला लेक्चर जल्द ही आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल के साथ। वेदिका पथ को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर आप मिस न कर पाओ इस कारण से। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।